हेलो गाइस, रात के 1 बजे किसी भी इंडियन शहर के किसी भी घर में एक स्क्रीन अभी भी ऑन है। बाहर सड़क सुनसान है, नेबर सो चुके हैं, लेकिन इस कमरे में एक जुनून अभी भी जिंदा है। कोई अपनी फेवरेट जर्सी पहने हुए ठंडी हो चुकी चाय का कप हाथ में लिए एनफील्ड या इथियाद या ओल्ड ट्रैफर्ड की तरफ देख रहा है। कई हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जिसका शायद वो कभी हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन इसके बिना उसकी रात पूरी नहीं होती। ये एक अकेला इंसान नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू इंडिया हर रात जगता है। मिलियंस लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और यूएफए चैंपियन लीग को इतनी वफादारी से फॉलो करता है कि इंडिया इन लीग्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यूइंग मार्केट में से एक बन चुका है। बिना इसके कि इंडिया का कोई भी प्लेयर इन लीग्स में नहीं खेलते हैं। 2014 में जब इंडियन सुपर लीग आईएसएल शुरू हुई, सीजन 1 में ही 429 मिलियन लोग इसे टीवी पर देखते थे। क्रिकेट के बाद ये इंडिया का सबसे देखे जाने वाला स्पोर्ट बन गया और फिर भी 2026 की फीफा रैंकिंग लिस्ट खोलकर देखो, इंडिया 138 नंबर पर खड़ा है, अपने ही कॉन्टिनेंट के कई छोटे एंड कम पॉपुलेशन वाले देश से नीचे। एक देश जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसका फुटबॉल फैन बेस सबसे जुनूनी है, और फिर भी जब बात खुद खेलने की आती है वो दुनिया की रैंकिंग लिस्ट में कहीं अंधेरे में खड़ा है। सवाल सीधा है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं निकल सकते जो दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा हो सके? सबसे पहला जवाब जो ज्यादातर लोग देंगे वो है क्रिकेट ने फुटबॉल को खा लिया। ये सुनने में कन्विंसिंग लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। क्रिकेट का सक्सेस उसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोर्ड ने प्रोफेशनली इस खेल को कमर्शियल रूप दिया, लेकिन अगर कल ही क्रिकेट गायब हो जाए, क्या इंडियन फुटबॉल टीम खुद ब खुद दुनिया का टॉप टीम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि जो बीमारी फुटबॉल को है वो क्रिकेट के वजूद से पैदा नहीं हुआ। वो कहानी ज्यादा पुरानी है और कहीं ज्यादा डीप। इस बीमारी के रूट्स को ढूंढने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि क्या ये हमेशा से थी, और जवाब हैरान करता है, क्योंकि एक वक्त था जब इंडिया फुटबॉल की दुनिया में सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं था। तो चलो जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। 29 जुलाई 1911 कैलकाटा स्टेडियम के किनारे लगभग 1 लाख लोग खड़े हैं। मोहन बागान के 11 खिलाड़ी, सब भारतीय, कई बिना बूट के नंगे पांव, ईस्ट ओर्कशायर रेजिमेंट के सामने खड़े हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का हिस्सा है। यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है। मैच खत्म होता है, स्कोर होता है 2-1 और आईएफए शील्ड मोहन बागान के नाम हो जाता है। यह जीत कुछ देर के लिए पूरे स्टेडियम को यह दिखाता है कि गोरों को उनके ही अपने ही खेल में हारा जा सकता है। यह सिर्फ एक स्पोर्ट की जीत नहीं रहती, ये एक सिंबल बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो बंगाल के फुटबॉल कल्चर की रूट्स बनी और आज तक भी जिंदा है। फिर एक और दौर आता है 1948 से 1962 तक। कोच सैयद अब्दुल रहीम के अंडर इंडिया एशिया का सबसे पावरफुल फुटबॉल नेशन बन जाता है। 1951 न्यू दिल्ली एशियंस गेम में गोल्ड, 1962 जकार्ता एशियंस गेम में गोल्ड और 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में चौथा स्थान। आज तक इंडिया का बेस्ट ओलंपिक फुटबॉल परफॉर्मेंस। यही वो दौर है जिससे एक मिथ जन्मा जो आज तक चलता है कि इंडिया ने 1950 वर्ल्ड कप इसलिए नहीं खेला क्योंकि फीफा ने उन्हें नंगे पांव खेलने से मना कर दिया। ये कहानी इमोशनल है, ड्रामेटिक है, लेकिन गलत है। खुद उस वक्त के कैप्टन शोइलेन मन्ना ने इस मिथ को खारिज किया था। असली कहानी कहीं ज्यादा बोरिंग है और इसलिए कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। AIFF के पास पैसा कम था, टीम सिलेक्शन के अंदर ही विवाद चल रहा था, प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम था, और सबसे बड़ी बात, फेडरेशन को खुद ये नहीं पता था कि वर्ल्ड कप इतने बड़ा टूर्नामेंट है। उनके लिए ओलंपिक ही सब कुछ था। वर्ल्ड कप एक सेकेंडरी एक्सपेंसिव प्रॉब्लम जैसा लगता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलतफहमी, ना कोई शूज का मसला, ना कोई फीफा का फैसला, इंडिया की सबसे महंगी गलती बन गई। एक मौका जो दोबारा कभी नहीं आया। 1963 में सैयद अब्दुल रहीम के गुजरने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बिखर गया। दुनिया भर में फुटबॉल प्रोफेशनल लीग्स बना रही थी। इंडिया में स्टेट एसोसिएशन, रेलवेज, पुलिस, बैंक जैसे इंस्टीट्यूशनल टीम पर ही अटके रहे। कोई कम्युनिटी रूटेड प्रोफेशनली चलने वाला क्लब कल्चर कभी नहीं बना। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन नहीं है जो फुटबॉल खेल रहा है, इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन है जो फुटबॉल देख रहा है। प्लेयर और स्पेक्टेटर का ये फर्क, यही वो जगह है जहाँ से इस डॉक्यूमेंट्री की असली कहानी शुरू होती है। 1.4 बिलियन एक ऐसा नंबर है जो हर बार फुटबॉल की बात में लाया जाता है, जैसा ये अपने आप में एक गारंटी हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन से टैलेंट जरूर निकलेगा। लेकिन टैलेंट सिर्फ बड़ी पॉपुलेशन से नहीं निकलता। टैलेंट तब निकलता है जब वो एक स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन के अंदर हो, जहाँ कोई बच्चा खेलता है, कोई कोच उसे पहचानता है, कोई लीग उसे कॉम्पीट करने का मौका देता है और कोई स्काउट उसे अगले लेवल तक पहुंचाता है। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पाइपलाइन बहुत कमजोर है, यहाँ कई जगहों पर मौजूद भी नहीं है। नतीजा ये है कि इंडिया की असली टैलेंट पूल जो फॉर्मली रजिस्टर्ड है, जिसे ट्रैक किया जा सकता है और जहाँ से स्काउटिंग की जाती है, वो यूरोपियन देशों से कई गुना छोटा है। यही वजह है कि इंडिया का फॉरेन लीग फैंडम कभी डोमेस्टिक फुटबॉल के लिए प्रेशर ग्रुप
नहीं बन पाया। इंग्लैंड या स्पेन में लोकल क्लब से प्यार स्टेडियम भर देता है। इंडिया में वही वफादारी लिवरपूल, रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़ी रहती है। जज्बा तो उतना ही गहरी है, लेकिन उसका असर भारत के फुटबॉल स्ट्रक्चर तक पहुंच ही नहीं पाता। लिवरपूल या रियल मैड्रिड से प्यार करने के लिए किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक तरह का इमोशनल स्केप है, एक ऐसी जुनून जो डिमांड नहीं करता, सिर्फ कंज्यूम करता है। और इसी कंज्यूमेशन के पीछे AIFF जैसी इंस्टीट्यूशन बिना किसी रियल प्रेशर के चलती रहती है। और जो थोड़ा बहुत टैलेंट रजिस्टर स्ट्रक्चर के अंदर भी है, उसे ट्रेन करने के लिए एक और चीज चाहिए, कोचेस। इंग्लैंड में हजारों कोचेस UEFA Pro A और B लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं। स्पेन में 15,000 से ज्यादा कोचेस UEFA Pro या A क्वालिफिकेशन रखते हैं। इंडिया में AIFF की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सिर्फ 12 से 15 कोचेस AFC Pro या AFC A डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। सोचिए 1.4 बिलियन लोगों के एक देश में टॉप लेवल कोचिंग देने के लिए हर साल सिर्फ मुट्ठी भर नए कोचेस तैयार होते हैं। ग्रास रूट्स लेवल के लिए AIFF के D और C लाइसेंस प्रोग्राम जरूर है और पिछले कुछ सालों में उनका दायरा भी बढ़ा है, लेकिन देश के साइज और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या के सामने ये अभी भी बहुत कम है। और जो लोग कोचेस बनना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं है। लिमिटेड कोर्सेस एबिलिटी, खुद की जेब से खर्चा और उसके बाद भी कैरियर की गारंटी लगभग ना के बराबर। कई बार सिस्टम सिर्फ प्लेयर को ही नहीं, फ्यूचर कोचेस को भी बाहर कर देते हैं। नतीजा फुटबॉल के सबसे इम्पोर्टेंट साल 5 से 12 साल की उम्र अक्सर बिना प्रॉपर गाइडेंस के निकल जाता है। रॉ टैलेंट तो है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज एंड पॉलिश और राइट डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता। और जो टैलेंट किसी तरह से सिस्टम से बच भी जाता है, वो भी देश के बहुत छोटा हिस्से से आता है। दरअसल ये कहना कि इंडिया फुटबॉल में फेल हो रहा है पूरी तरह से सही नहीं होगा। ज्यादा सही बात ये है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फुटबॉल इकोसिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। टॉप डोमेस्टिक लीग्स में खेलने वाले प्रोफेशनल फुटबॉलर्स का लगभग 80% सिर्फ 7 स्टेट से आता है। वेस्ट बंगाल, गोवा, केरला, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और पंजाब, बस 7 स्टेट्स। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इन स्टेट का फुटबॉल के साथ दशक पुराना रिश्ता है। बंगाल में कोलकाता डार्बी की सदी पुरानी राइवलरी, गोवा और केरला में लोकल क्लब कल्चर की गहरी रूट्स और नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा होना, ये सब मिलकर टैलेंट को लगातार जन्म देती रहती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में फुटबॉल अभी तक गहरी रूट्स नहीं बना पाया। कई जगह पर लोकल लीग्स मौजूद ही नहीं है, ये तो बहुत कमजोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ट्रेड एसोसिएशन की इनएक्टिविटी और क्रिकेट या रेसलिंग जैसे खेलों की कल्चरल डोमिनेंस ने फुटबॉल के लिए जगह बहुत कम छोड़ा है। नतीजा ये है कि देश का एक लार्ज हिस्सा कभी टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा बनता ही नहीं। और जब करोड़ों बच्चे सिस्टम का राडार पर ही नहीं आते, तो वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर मिलने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही कम हो जाती है। और जब कभी कोई क्लब इन्हीं रीजन से निकलने की कोशिश करता है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके रास्ते में दीवार बन जाता है। राजस्थान यूनाइटेड FC का किस्सा यही दिखाता है। AIFF ने उन्हें पेनलाइज किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके जयपुर स्टेडियम में इवनिंग टेलीविजन मैचेस के लिए प्रॉपर फ्लडलाइट्स नहीं थे। और इसी जियोग्राफिक डिवाइड के पीछे और एक छुपी हुई कहानी है, जो है अर्बनाइजेशन की। जिस शहरों में फुटबॉल जीवित है, वहाँ पब्लिक स्टेडियम आज भी पब्लिक ही है। कैलकाटा प्लेग्राउंड जैसे जगह जहाँ लोगों की कई पीढ़ियां खेलते हुए बड़ी हुई है। लेकिन देश के बाकी तेजी से बढ़ते शहरों में, जैसे ज्यादातर हिंदी अर्बन सेंटर्स में, जहाँ की जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि खाली प्लेग्राउंड्स, गली और ग्राउंड रियल एस्टेट की भूख में या तो बहुत छोटी हो गई है या तो गायब ही हो गई है। जहाँ बचपन में खेलने की जगह ही नहीं बची, वहाँ ग्रास रूट टैलेंट को पैदा होने का मौका कहाँ मिलेगा। अर्बनाइजेशन ने इंडिया में फुटबॉल के लिए नया स्टेडियम नहीं बनाया, उसने पुरानी गलियों और प्लेग्राउंड को ही छीन लिया बिना उनकी जगह कुछ बेहतर देखे। लेकिन ये सब रजिस्टर्ड प्लेयर की कमी, कोचेस की कमी, जियोग्राफी का डिवाइड, ये सिर्फ ऊपर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और एक और लेयर है जो कई ज्यादा गहरी और सेंसिटिव है, और वो है बायोलॉजी का। इलाइट फुटबॉल के लिए सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरोबिक एंडोरेंस, एक्सप्लोसिव मसल पावर और तेज कॉग्निटिव प्रोसेस चाहिए। और यहाँ इंडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज फेस करता है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन बच्चों का घर है। 5 साल के कम उम्र के तकरीबन 35% इंडियन बच्चे, लगभग 4 करोड़ 6 लाख बच्चे क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग से पीड़ित है। स्टंटिंग एक ऐसी स्थिति है जो 2 साल की उम्र के बाद ज्यादातर परमानेंट हो जाता है। बोन डेंसिटी कम रहती है, मसल मास कम बन पाता है और न्यूरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है। इसका मतलब है कि किसी भी फुटबॉल को किक करने से पहले इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन बायोलॉजिकली इलाइट एथलेटिक कंपटीशन के लिए डिसएडवांटेज है। और सबसे चिंता की बात है, जो स्टेट सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन रेट रखते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, वही स्टेट
डाइट से कोई उतना प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं निकलता। ये दो क्राइसिस, फुटबॉल की कमी और मैल न्यूट्रिशन, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं। लेकिन इससे यह निकलना गलत होगा कि किसी रीजन या समुदाय में कोई जेनेटिक्स की कमी या खास जेनेटिक सुपीरियरिटी है। ये सोच पुरानी भी है और साइंटिफिक एविडेंस से भी सपोर्ट नहीं होती। हाँ, कुछ स्टडीज ये जरूर दिखाता है कि अलग अलग कम्युनिटीज में फिजिकल एट्रीब्यूट्स में फर्क हो सकता है, लेकिन मॉडल फुटबॉल में टैलेंट की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स नहीं बल्कि एनवायरनमेंट होता है। कोचिंग, न्यूट्रिशन, कंपटीशन और स्पोर्ट्स साइंस, और यही वो जगह है जहाँ इंडिया पिछड़ जाता है। टारगेटेड स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिकल स्क्रीनिंग, इंजरी प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम अभी भी बहुत लिमिटेड स्केल पर मौजूद है। इंस्पायर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन ने स्पोर्ट्स साइंस और एथलीट डेवलपमेंट में काम शुरू किया है, लेकिन ऐसे मॉडल अभी भी सीमित स्केल पर है और पूरे देश में एक इंटीग्रेटेड फुटबॉल डेवलपमेंट सिस्टम से काफी दूर है। नतीजा यह है कि भारत आज भी अक्सर एक्सीडेंटल टैलेंट पर निर्भर रहता है। कभी कभी कोई एक्सेप्शनल प्लेयर उभर आता है, लेकिन उस टैलेंट को कंसिस्टेंटली ढूंढने और डेवलपमेंट करने वाली नेशनल पाइपलाइन अभी तक मजबूत नहीं बन पाई है। और मान लीजिए कोई बच्चा इन सब ब्लॉकेज को पार भी कर ले, अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, एक अच्छा कोच मिल जाए और खेलने के लिए मैदान भी मिल जाए, तब उसके सामने एक और दीवार खड़ी होती है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के टॉप फुटबॉल नेशन में स्कूल सिस्टम स्पोर्ट पाइपलाइन का हिस्सा होता है। इंडिया में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि टीनेजर स्पोर्ट पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये प्रेशर एग्जैक्टली तब पीक होता है जब बच्चा 14 से 17 साल का होता है। वही विंडो जब टेक्निकल मास्टरी और टैक्टिकल इंटेलिजेंस डेवलप होनी चाहिए थी। और सच ये है कि माँ बाप का ये सोच गलत नहीं है। जब ISL खुद इतना फ्रेजाइल है, जब लोअर लीग प्लेयर की सैलरी इतनी कम है, तो फुटबॉल को कैरियर के रूप में चूज करना एक ऐसा गैम्बल है जिसके ऑड्स बहुत खराब है। सिर्फ मुट्ठी भर इलाइट एकेडमीज जैसे टाटा फुटबॉल एकेडमी या बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल ऐसी जगह है जहां एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स साइंस दोनों साथ चल सकता है, लेकिन ये पॉपुलेशन के एक छोटे से ही फ्रैक्शन को सर्व करते हैं। तो एक पेरेंट जो अपने बच्चे को फुटबॉल खेलने से रोक रहा है, वो विलेन नहीं है, वो एक रैशनल इंसान है जो एक ब्रोकन सिस्टम को देखकर समझदारी से डिसीजन ले रहा है। टैलेंट कहीं नहीं गया, पैशन कहीं नहीं गया, लेकिन हर लेवल पर न्यूट्रिशन से, कोचिंग से, जियोग्राफी से, अर्बनाइजेशन से, एजुकेशन से ये सिस्टम खुद बच्चे को बाहर निकाल देता है। और जिस इंस्टीट्यूशन का काम था इस सिस्टम को ठीक करना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो खुद इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण बन गया है। अगस्त 2022 में फीफा ने एक अनप्रेडिक्टेबल कदम लिया। उसने AIFF को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि फेडरेशन पर थर्ड पार्टीज का इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस है। ये सस्पेंशन प्रफुल्ल पटेल के टेन्योर से जुड़ा था, एक पॉलिटिकल फिगर जो अपने 12 साल की मैक्सिमम लिमिट से काफी आगे तक AIFF प्रेसिडेंट बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, पटेल को हटाया और एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जो नया कॉम्प्लाइंट कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। फीफा जो अपने मेंबर एसोसिएशन में किसी भी पॉलिटिकल या लीगल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने तुरंत इंडिया को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब था इंडिया से 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स छीन लिया गया, और जब तक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसबैंड नहीं हुआ और डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुई, इंडिया की नेशनल टीम्स और क्लब इंटरनेशनल कंपटीशन से बाहर रही। सस्पेंशन हटने के बाद सितंबर 2022 में फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर कल्याण चौबे प्रेसिडेंट बने और डॉक्टर साजी प्रभाकरन को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। नए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रोड मैप लॉन्च किया, विजन 2047, जिसमें अगले 25 सालों में इंडिया को एशिया का पावर हाउस बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन एक साल के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी इंटरनल जंग में बिखर गया। 2023 के आखिर में प्रभाकरन को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहकर हटा दिया गया, एक फैसला जिसने लीगल डिस्प्यूट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर के इल्जाम खड़े कर दिया। साथ ही फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज के एलिगेशन भी सामने आए, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स का गलत इस्तेमाल, ब्रॉडकास्ट टेंडर में फेवरेटिज्म, बिना अप्रूव ऑडिट्स के फंड का यूज, इस सब का असर पैसों पर सीधा पड़ा। AIFF ने 2023 से 24 के लिए 134 करोड़ का एम्बिशियस बजट पास किया था, लेकिन 2044 से 45 में गवर्नमेंट एलोकेशन सिर्फ 8.78 करोड़ रह गया। AIFF ने इस छोटे से बजट का भी सिर्फ 51% यानी 4.38 करोड़ खर्च किया। एक फेडरेशन जो अपने पास मौजूद थोड़ा सा पैसा भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, ग्रास रूट्स के लिए, एक्सपोजर टूर्स के लिए, उसके लिए सिस्टमेटिक फेलियर कोई
एक्सीडेंटल नहीं बल्कि एक इनएविटेबल नतीजा है, और जहाँ गवर्नेंस फेल हो रहा है वही एक और कहानी पैरेलल चल रही है, पैसों की, ग्लैमर की और एक ऐसी बबल की जो फूटने ही वाली थी। 2014 में रिलायंस बैक फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड ने इंडियन सुपर लीग लॉन्च किया, एक नया प्रोफेशनल दौर एक वादा करते हुए। इसका मॉडल अमेरिकन क्लोज फ्रेंचाइज सिस्टम जैसा था और इंडिया की अपनी क्रिकेट लीग जैसा भी। पहले 2 साल तक आईएसएल में प्रमोशन रेलीगेशन तक नहीं था, ऊपर से ये सब कुछ शाइनी दिखाता था, बड़े इंटरनेशनल स्टार्स, बेहतरीन टीवी प्रोडक्शन, लेकिन नीचे जो इकोनॉमिकल मॉडल था वो सिस्टम क्लब के हितों के खिलाफ और शोषण करने वाला था। फ्रेंचाइज को सिर्फ खेलने के अधिकार के लिए हर साल 12 से 18 करोड़ तक का पार्टिसिपेशन फीस देनी पड़ती थी। 2014 से 2020 के बीच फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड ने सिर्फ फ्रेंचाइज फीस से ही तकरीबन 777 करोड़ जमा कर लिया, जबकि क्लब्स लगातार बड़े नुकसानों में चल रहे थे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। क्लब्स पूरी तरह से अपने ओनर्स की डीप पॉकेट्स पर डिपेंड करते थे। यही वजह है कि एफसी पुणे सिटी और दिल्ली डायनामोस जैसे क्लब्स बंद हो गए या नया शहर में नया नाम के साथ शिफ्ट हो गया, और 2025 से 26 सीजन आते आते ये फ्रेजाइल मॉडल पूरी तरह से टूट गया है। दिसंबर 2025 में AIFF और FSDL के बीच मास्टर राइट एग्रीमेंट खत्म हो गया और लीग के पास कोई कमर्शियल पार्टनर, कोई ब्रॉडकास्ट अंडरराइटर नहीं बचा। लीग की असली मार्केट वैल्यू बिना किसी पर्दे के सामने आ गया। पोटेंशियल ब्रॉडकास्टर ने वही रकम ऑफर की जो एग्जिस्टिंग वेज बिल्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन था। मजबूर होकर सिंगल लेग फॉर्मेट अपनाया गया, सिर्फ 91 मैचेस, जो फरवरी 2026 में 5 महीने की देरी से शुरू हुआ। प्लेयर की सैलरी में 25% तक की कटाई हुई और कई फॉरेन प्लेयर लीग छोड़कर चले गए। रेलीगेशन, जिससे फ्रेंचाइज ओनर सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए रोक कर बैठे थे, आखिरकार लागू हुआ, लेकिन फुटबॉल को स्टेबिलिटी देने के वजह इसने और ज्यादा कानूनी लड़ाई और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। ये कहानी कहीं सुना सुनाई लगती है। पिछले दशक में चाइना ने भी ये कोशिश की, अपनी चाइनीज सुपर लीग में कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट पैसा डालकर यूरोप के स्टार प्लेयर को हाई वेजेस देकर बुलाया, लेकिन जब चाइना का प्रॉपर्टी बबल फूटा, जिसका सबसे बड़ा सिंबल था एवरग्रांडे ग्रुप का 2021 में कोलैप्स होना, पूरी CSL रात भर में बिखर गई, क्लब्स बंद हो गया, प्लेयर बिना पैसों के रह गए और करप्शन का स्कैंडल सामने आए। इंडिया की ISL छोटे स्केल पर एग्जैक्टली वही गलती कर रही थी, एक ग्लैमरियस टॉप हेवी लीग बनने की कोशिश, बिना एक सस्टेनेबल फाउंडेशन के, बिना ग्रास रूट्स टैलेंट के, बिना ऑर्गेनिक लोकल रेवेन्यू के, बिना स्टेडियम जाने वाला कल्चर के। यहाँ एक पल के लिए रुक कर ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। जहाँ भी कोई शॉर्टकट लिया गया, जहाँ भी फाउंडेशन से पहले रूप बनाने की कोशिश हुई, वो गिर गया। तो सवाल फिर आता है, क्या ये सिर्फ इंडिया की कहानी है? क्या हर बड़ी पॉपुलेशन वाले देश फुटबॉल में इतना ही स्ट्रगल करता है? जवाब है नहीं। और जिन देशों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, उनकी कहानी एक ही बात बताती है कि ये कभी टैलेंट का मसला नहीं था। 1990s के शुरुआत में जापान भी एग्जैक्टली वही था जो इंडिया आज है, लेकिन जापान फुटबॉल एसोसिएशन ने एक 100 ईयर विजन लॉन्च किया और साथ ही 1993 में प्रोफेशनल J लीग शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला ये था, जापान फुटबॉल एसोसिएशन ने क्लब को उनकी पेरेंट कॉर्पोरेशन से अलग किया। टीम को पैसिफिक टाउन को रिप्रेजेंट करना पड़ता था, लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता था और ऑर्गेनिक ग्रासरूट एकेडमिक बनानी पड़ती थी। और जापान ने अपनी एजुकेशन सिस्टम से लड़ाई नहीं की, उसी का इस्तेमाल किया। ऑल जापान हाई स्कूल सॉकर टूर्नामेंट, जो विंटर कोरित्सु के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा मैसिव नेशनली टेलीवाइज्ड नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें 48 नेशनल चैंपियन स्कूल खेलते हैं हजारों लोगों के सामने। ये टूर्नामेंट लोकल प्राइड बनाता है, एक कल्चरल सेलिब्रेशन बन जाता है और प्रोफेशनल क्लब्स के लिए एक बिना खर्च वाला स्काउटिंग नेटवर्क बन जाता है, बिना प्लेयर को उनके एकेडमिक फ्यूचर को सैक्रिफाइस किए। आज जापान के पास 8,36,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर है, एक डीपली इंटरकनेक्टेड पिरामिड के साथ, और जापान एक रेगुलर वर्ल्ड कप पार्टिसिपेंट्स है। साउथ कोरिया ने भी कुछ इसी तरह का रास्ता अपनाया, लेकिन अपने तरीके से। उनका फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से जुड़ा है। जो प्लेयर डायरेक्टली प्रोफेशनल एकेडमी में नहीं पहुंच पाते, वो यूनिवर्सिटी टीम के थ्रू अपनी डेवलपमेंट जारी रख सकते हैं, जो आगे के लिए के ड्राफ्ट सिस्टम में फिट करता है। TNT FC जैसे प्रोग्राम उन प्लेयर को पकड़ते हैं जो रिजिड सिस्टम के दर्जों से रह जाता है, उन्हें एक दूसरा मौका देता है लोअर टायर यूरोपियन या एशियन लीग में पुश करने के लिए। मोरक्को की कहानी और भी अलग है। 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचना कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं था, ये लगभग 2 दशक की प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट का नतीजा था।
मोरक्को को पता था कि उसकी नेशनल टीम यूरोप में पैदा हुए प्लेयर पर काफी निर्भर है, इसलिए 2009 में किंग मोहम्मद 6 ने लगभग $16.8 मिलियन इन्वेस्ट करके मोहम्मद 6 फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी ने टैलेंट को सिर्फ बड़े सिटी या प्रोफेशनल क्लब्स में नहीं बल्कि मोहल्ले और गलियों तक जाकर ढूंढा। वहाँ बच्चे रोज फुटबॉल खेलते हुए नेचुरली बॉल कंट्रोल, तेजी से फैसला लेना और प्रेशर में खेलना सीख जाते थे। फिर इन टैलेंटेड बच्चों को वर्ल्ड क्लास कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और बेहतरीन फैसिलिटीज दी गई। इसी सिस्टम ने बहुत अच्छे प्लेयर को तैयार किया जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेज पर शाइन किए। और क्रोएशिया, एक देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, वो 2018 वर्ल्ड कप के फाइनल स्टेज तक पहुंचता है। यहाँ मास पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ कोचिंग एक्सेलेंस काम करता है। डिनामो जाग्रेब का एकेडमी, जो यूरोप के सबसे बेहतरीन एकेडमीज में से एक माना जाता है, बहुत छोटी उम्र से ही टेक्निकल मास्टरी, स्पेशल अवेयरनेस और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को रॉ फिजिकल एबिलिटीज से ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। एक छोटे देश में टॉप प्रोस्पेक्ट जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता है, एक साथ रखा जाता है और जल्दी से टॉप लेवल कॉम्पिटिटिव मैच में एक्सपोज किया जाता है, जिससे डेवलपमेंट तेजी से होता है और एक यूनिफाइड नेशनल प्लेइंग आइडेंटिटी बन जाता है। ये 4 कहानियां जापान, साउथ कोरिया, मोरक्को, क्रोएशिया बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, किसी ने भी शॉर्टकट नहीं लिया, किसी ने भी रूट पहले नहीं बनाया, सबने फाउंडेशन से शुरुआत की। चाहे वो स्कूल सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी लीग हो, स्ट्रीट एकेडमी हो या कोचिंग एक्सेलेंस हो। क्या इंडिया के पास कोई उम्मीद है? AIFF ने अपना जवाब दिया विजन 2047 का नाम से। इसका सपना बड़ा है, 2026 तक ब्लू क्लब्स ग्रासरूट इनिशिएटिव के थ्रू 3.5 करोड़ बच्चों को एंगेज करना, 10 लाख प्लेयर को रजिस्टर करना, 50,000 एक्टिव कोचेस तैयार करना और एक 40 टीम 3 टायर नेशनल लीग पिरामिड बनाना। खेलो इंडिया जैसे गवर्नमेंट स्कीम भी रीजनल स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब स्ट्रक्चर वाकई अपनाया जाता है तो रिजल्ट आता है। AIFF की अश्मिता वुमेन्स फुटबॉल लीग, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चलाया गई, इसमें 150 से ज्यादा लीग्स जूनियर्स गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज की। इसका सीधा नतीजा रजिस्टर्ड वुमेन फुटबॉलर्स में 232% का ग्रोथ और अंडर 20 वुमेन्स नेशनल टीम का AFC अंडर 20 वुमेन्स एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना। ये एक छोटा सा प्रूफ है कि जब स्ट्रक्चर रियल ग्राउंड लेवल बनाया जाता है तो टैलेंट खुद ही निकल आता है। लेकिन मेंस फुटबॉल के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट और ग्राउंडेड लेवल एग्जीक्यूशन के बीच का फैसला अभी भी बहुत बड़ा है। विजन 2047 को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार बड़े कैपिटल की जरूरत है और AIFF अभी तक एक ऐसा लॉन्ग टर्म कमर्शियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं ढूंढ पाया जो लीग के स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल न मांगे। बिना एक स्टेबल फाइनेंशियल सहारा के, बिना एक फंक्शनिंग ग्रासरूट स्काउटिंग नेटवर्क के और बिना हिंदी बेल्ट का इन्वॉल्वमेंट के विजन 2047 एक और एम्बिशियस ब्लूप्रिंट बनकर रह जाएगा, जिसका चर्चा तो बहुत होगी लेकिन जिसका असर स्टेडियम पर नजर नहीं आएगा। इंडिया फुटबॉल से हार नहीं रहा। इंडिया ने अभी तक फुटबॉल खेलना शुरू ही नहीं किया है, कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह से दुनिया खेलती है। और जब तक ये फाउंडेशन, ग्रासरूट्स, कोचिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस पेशेंटली एक एक ब्रिक बनाया नहीं जाती, तब तक 1.4 बिलियन का ये नंबर सिर्फ एक नंबर रहेगा, ना एक उम्मीद, ना एक गारंटी, बल्कि एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी बिना सही सिस्टम के कुछ नहीं है। थैंक यू।